स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं हमारी यूट्यूब की क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपके बीच में जो हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम चले हैं, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स, उनके जो एग्ज़ाम पेपर आ रहे हैं उनके पैटर्न को डिस्कस करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हैं आज। तो आज हम लोग 11 जुलाई का जो एमटीएस का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें जीएस के सेक्शन को देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अगले एग्जाम की तैयारी कैसे क्या करनी है। ये सीरीज अब कंटिन्यू हो रही है और हम लोग ऐसे करते हुए जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे तो उनको हम लोग आपका क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक, कैसे एग्जाम हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और अपने स्टूडेंट के साथ में, फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। चलिए क्लास को चालू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 11 जुलाई का एमटीएस का पेपर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था जिसका कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया था। संविधान संशोधन की अगर हम लोग प्रक्रिया की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है और ये आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत में है। अगर भाग पूछेंगे तो भाग कौन सा होता है, 20, ठीक है। तो हमें आपका ये इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 368 है, ये आपके किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है और भाग क्या, 20 में। तो यहाँ पर देखो आपका जो पेपर आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आगे देखेंगे हर सेक्शन से लगभग क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, हिस्ट्री के भी हैं, साइंस के भी हैं और मतलब ओवरऑल जो भी आपकी ज्योग्राफी वगैरह सारे सेक्शन से क्वेश्चन कवर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखिएगा, अब ये खुशवंत सिंह संबंधित पुस्तक है, ठीक है। खुशवंत सिंह एक आपके एक मतलब आज बहुत फेमस राइटर हुए और ये राइटर के साथ साथ में आपके पत्रकार भी थे और इनकी कई सारी बुक्स हैं जो आपके फेमस हैं और पब्लिक डोमेन में चर्चित रहती है। तो उनमें से आपकी क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था वहाँ पर उसमें क्या कहा था कि खुशवंत सिंह की पुस्तक कौन सी है, द ट्रेन टू द पाकिस्तान, ठीक है। 1950 के ड्यूरेशन में आपके 56 से 60 के ड्यूरेशन में आती है और ये आपके भारत के विभाजन पर है। उसके अलावा इनकी अदर बुक्स को देखें, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कर्मा, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, दिल्ली अ नॉवल, द एंड ऑफ इंडिया, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलाइस, वी इंडियंस, ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये किसकी किताबें हैं, आपकी खुशवंत सिंह की किताबें हैं। तो आपके लिए जो सबसे फेमस अगर कोई पुस्तक है तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ये 1947 के आपके जो विभाजन था, भारत पाकिस्तान विभाजन, उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चन्ना मेरेया किसके द्वारा गाया गया है। देखिए आपसे एग्जाम में एमटीएस में एसएससी वाले ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आज से मैं गाना सुनना चालू करता हूँ, ठीक, गाना सुनेंगे, नहीं, ये नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 11 जुलाई के एमटीएस पेपर का क्वेश्चन है, शिफ्ट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये किसके द्वारा गाया गया है, अरिजीत सिंह है, बहुत फेमस सिंगर है और कई लोगों में से आपको पसंद भी होंगे और आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग भी होगा किसी न किसी का। मूवी थी कौन सी, ये दिल है मुश्किल है और डायरेक्टर बाय करण जौहर था और इसके लिस्ट के राइटर कौन थे, अमिताभ भट्टाचार्य, इन्होंने आपका ये गीत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 भारत में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव, देखो ये करंट को आपका हो गया, देखो ये करंट का सेक्शन हो गया आपका, वो स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए आपके, पीछे खुशवंत सिंह या उसके पहले हमारा आपका, ठीक है। तो सारे सेक्शंस कवर है, पॉलिटी के भी देखा। तो ये विनय मोहन कांता नहीं है, ये आपके कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है। तो विनय मोहन क्वात्रा ये क्या बनाया गया, भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, समझिएगा, ठीक है। तो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी आपके नए बने हैं, कौन से, आपके वी नागेश्वरन आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बने हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करंट का ही पूछा गया है, पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना ये कब चालू की गई थी, ये 1 जून 2020 को चालू की गई थी और ये 1 जून 2020 को जो योजना पीएम स्वनिधि से समृद्धि थी, ये किसके लिए थी, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो रोड के किनारे आपके ठेला वगैरह लगा के जो छोटे उद्योग को, बिजनेस को करते हैं, उसके लिए आपकी योजना चालू की गई थी। और इसमें क्या करते थे, सरकार 10,000 रुपये तक के आपका उनको लोन प्रोवाइड कराती थी बिना किसी गारंटी के। तो उनके लिए आर्थिक सहायता थी कोविड के टाइम पे। कौन सी योजना, पीएम स्वनिधि योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसका विस्तार कर दिया गया आपका 2024 तक, ठीक है। ये अभी करंट में चर्चा में इसलिए, इसका विस्तार अगर पूछे, अगर किसी अगले शिफ्ट में, विस्तार इसका कब तक हो रहा है आपका, 2024 तक हो रहा है और इसमें इस धनराशि को बढ़ा के 10,000 से लेकर 50,000 तक भी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पीएम स्वनिधि योजना देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट इसकी 1 जून 2020 है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच कितने मिनट तक चलता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच कितने मिनट का होगा आपका, ये आपका 60 मिनट का। हॉकी वर्ल्ड कप आपका 2023, ठीक है, इसका आपका आयोजन स्थल, ये भी आपका जो आपका आज के शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें भी था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आगे हम लोग नई स्लाइड में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच कितने मिनट का हमारा आपका 60 मिनट का होता है। इसमें 15-15 मिनट के आपके क्या कर दिए गए, 4 हाफ बना दिए गए हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 60 मिनट का होता है। अगर वहीं कबड्डी पूछा तो कबड्डी 40 मिनट की होती है। फुटबॉल का आपका 40-40 का 2 सेक्शंस होते हैं आपके, केवल 40 का नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो 40 आपका नहीं होगा इसको, ठीक है। 90 मिनट का आपका पूरा फुटबॉल का मैच होता है, 40 मिनट ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 90 मिनट होगा
और बास्केटबॉल आपका 10 से अंतर्राष्ट्रीय 12 मिनट का आपका 4 क्वार्टर्स में खेला जाएगा। मतलब जैसे ये इसका आपका हॉकी का। तो ये क्वेश्चन था, हॉकी मैच कितने मिनट का होगा आपका 60 का। अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत। देखिए आप इस चीज़ को बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस कितनी है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपके लगभग कितनी परसेंट है, 78% है। यानी पहले नंबर पर नाइट्रोजन होती है, दूसरे पर लगभग 21% के साथ में ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पर 0.93% के साथ में कौन सी होती है, ऑर्गन। ये 3 मेन गैसें आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन सी, ऑर्गन। उसके बाद में फिर नियॉन आती है, और फिर चौथे नंबर पर कौन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो 0.36% के आसपास में बनती है जाके। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन होती है, पूछी जाती है। सेकंड पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर कभी अमाउंट पूछ लें तो आपको राउंड फिगर में 21% मिल सकता है, या नाइट्रोजन आपको राउंड फिगर में 78% मिल सकती है। लेकिन एक्यूरेसी के साथ में पूछते आपको तो क्या होगा आपका कि ये जो नाइट्रोजन होगी 78.08 हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, ये निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा है। ठीक है, भारत की पूछ रहा है तो कंचनजंगा है। एक बात समझिएगा, भारत की अगर पूछता है तो यहाँ पर आपका K2 भी है, आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी आप बोल सकते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये 8611 मीटर की कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ये लेकिन K2 या गॉडविन ऑस्टिन के साथ में एक बात ये बनती है कि ये भारत में स्थित नहीं है, ये अभी के समय कहाँ पड़ जाती है, पीओके के रीजन पड़ जाती है, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, कौन सी, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है। आपके सामने 3 पीक्स होती हैं जो आपकी हाईएस्ट पीक के कैटेगरी में होंगी। देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारा आपका कौन सा होता है, माउंट एवरेस्ट होती है। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट आप सभी को पता है 8,848 मीटर के आसपास में। ठीक है, ये इसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है, फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर आपकी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, ये 8,611 मीटर की है। और थर्ड नंबर पर आपकी कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा हो जाती है। कंचनजंगा जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है, और ये इंडिया की भी, इंडिया में सिचुएटेड अगर पूछें, भारत में अवस्थित, तो आप क्या कर सकते हैं, कंचनजंगा करते हैं। ये एक्चुअल में पड़ती है कहाँ पर, आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है। सिक्किम और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपकी कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा पड़ती है, और इसकी हाइट होती है 8,586 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी 3 आपकी क्या है, सबसे टॉप हाईएस्ट आपकी पिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, भारत की कौन सी सबसे ऊंची, कंचनजंगा, भारत में स्थित आपकी जो सिक्किम राज्य में है, सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है। और K2 जो है उसको भी बोलेंगे, लेकिन वो कहाँ पर है, पीओके में है, तो पीओके भी वर्तमान में हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ की, वर्ल्ड की है। नंदा देवी हाईएस्ट पीक लोकेटेड करेंटली विद इन इंडिया। ये करेंटली का मतलब यहाँ पर अगर आप एक लाइन और ऐड कर दो, टोटली करेंटेड। ठीक है, मतलब पूर्णतः भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी पड़ती है कहाँ पर, उत्तराखंड में। लेकिन ये जो आपकी कंचनजंगा है वो आपके बॉर्डर शेयर कर रही है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा, इल्बारी वंश। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ गए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, या करंट आप स्टैटिक का भी पार्ट मान लो इसको। ठीक है, इल्बारी वंश का संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। क्या हुआ था, दिल्ली का जो आपका प्रथम वंश था, आपका जो गुलाम वंश था, तुर्क वंश था। इस गुलाम वंश में क्या हुआ कि आपके ये जो इल्तुतमिश था वो खुद को इल्बारी जनजाति का या इल्बारी तुर्क बोलता था, इसलिए इसने आपके जो वंश की स्थापना की, क्या कहलाया आपका, इल्बारी वंश कहलाया। इल्बारी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसका रूलिंग पीरियड 1210 से 1236 तक था। यह इल्बारी तुर्क था जो खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश के कार्य कुशलता प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी से उसे अमीरुल उमर का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। ठीक है, ये उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। फिर ऐसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, वो हम लोग आपकी जो रेगुलर क्लासेस चलती है उनमें देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको याद करना बस इतना। अगला देखिएगा, फिर वही इसी आपके गुलाम वंश से ही दूसरा क्वेश्चन आ गया। गुलाम वंश का आपका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया था, वर्ष 1206 में आपकी किसकी स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। मेरी बात समझिएगा, इसको आपका गद्दी पे बैठा था, उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी का लड़का था उससे इसको गुलामी के दास्ता से क्या मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी। लेकिन इसका आपका क्या हुआ, इसको क्या बोला गया है, गुलाम वंश का संस्थापक बोला गया है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया, क्वेश्चन फिर वही बन गया। और शासन के रूप में कौन था, गुलाम वंशों का शासन कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। यही ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में क्या बनवाता है, कुतुब मीनार बनवाता है। याद रखिएगा, कुतुब मीनार स्टार्ट कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसको पूरा कौन करवाते हैं, आपके आगे चल के इल्तुतमिश पूरा करवाते हैं। फिर उस पर आपका बिजली गिरती है, टूट जाती है, नुकसान होता है, उसके बाद में रिपेयर कौन करवाती है, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी, इनकी एक चीज़ देख लेते हैं जल्दी से हम लोग आपका। तो उसका नाम है आपका इमारत का कुतुब मीनार, अभी हाल ही में चर्चा में भी रही है। जो कुतुब मीनार है, अगर इस कुतुब मीनार की हम लोग बात करते हैं, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाएंगे। किसकी याद में करवाएंगे, ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। अब ये जो कुतुब मीनार थी, इसमें पहले सबसे पहले कौन होंगे निर्माण करवाने में, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में सेकंड आपके कौन थे, इल्तुतमिश।
और फिर कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, FST, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमारे आपके क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बन गया दिल्ली सल्तनत सबसे पहले किसने शासन किया था, वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। मतलब शहरी क्षेत्र का आपका क्या हो रहा है, जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत आपकी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। हमारी आबादी का लगभग 21 आपका 16% आबादी कहाँ पर रह रही है, शहरी क्षेत्रों में रह रही है, और लगभग 68% आबादी या राउंड फिगर हम लोग 70% ऐसे करीब बोल लेते हैं कहाँ पर रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। किसके अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जनगणना से भी क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका देखो स्टैटिक का एक अच्छा सा पार्ट बन गया। और इसमें क्या है कि शहरी आबादी आपकी 21.16%, ग्रामीण आबादी 68.4%। अब अगला क्वेश्चन देखो फिर से जनगणना से, जनगणना 2011 के अनुसार किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अगर नगरों की बात करेंगे, ये नगर या महानगर होगा, तो मुंबई की आबादी क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। मुंबई आपका सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है कौन सा है, दिल्ली। तीसरे पर आपका कौन सा आ जाता है, कलकत्ता। ये कुछ सेंसस रिलेटेड पॉइंट्स है, जल्दी से इनको देख लेते हैं। हमारी जो 2011 की जो सेंसस थी उसका मोटो क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये मोटो था। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन अगर आपके यूटीज की बात करते हैं तो दिल्ली और लक्षद्वीप, ठीक है। दिल्ली हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला यूटी था, लक्षद्वीप लोएस्ट पॉपुलेशन वाला यूटी था। हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, और आपका ये जो सिक्किम है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य। अगर कभी उत्तर प्रदेश की आबादी पूछो, आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो जल्दी से हम लोग यूपी देख लेते हैं। यूपी की आबादी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 1998, 1 2 3 4 और 1, ये यूपी की आबादी है, ठीक है। 1998, 1 2 3 4 1 19,98,12,1341 यूपी की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी नई जनगणना हुई नहीं और ये बढ़कर पता नहीं कितनी होने वाली है। अगर एवरेज सेक्स रेशियो की बात करते हैं इंडिया में, वो कितना होता है, 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 क्या है, महिलाएं हैं, एवरेज सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका लिंगानुपात जो है वो कहां पर, केरला में, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, और हरियाणा जो वहां पर सबसे कम है कितना है, 879, यानी 879 क्या है आपकी गर्ल्स हैं, कितने पर, 1000 आपके मेल्स पे, ठीक है। अगला हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो में यूटी पे बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पे, पांचेरी में 37 है, और सबसे कम कहां पर, दमनदीव में 618 है। टोटल पर्सन लिटरेसी, ठीक है। अगर साक्षरता की दर की बात करते हैं तो भारत की साक्षरता दर ओवरऑल लगभग कितने परसेंट जाती है, 74% जाती है। मेल्स की कितनी होती है, 82.14 होती है, और फीमेल्स का लिटरेसी कहां पर, राज्यों में सबसे ज्यादा कहां पर, केरल में है। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन स्टेट आपका कौन सा है, बिहार में जितने भी राज्यों उनमें से सबसे कम क्या है, साक्षरता दर है, ठीक है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, याद रखिएगा। यूपी में अगर लिटरेसी रेट पूछे तो यूपी की याद रखिएगा लगभग 67% क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। पुरुषों की आपका बढ़ जाकर 77 के करीब हो जाएगी, महिलाओं की कितनी हो जाती है, 57% करीब हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं उपाधियों का उन्मूलन। देखो पॉलिटी से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिखा था पॉलिटी से, अब ये फिर से क्वेश्चन पॉलिटी का है। उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये कौन सा होता है अनुच्छेद, हमारा आपका आर्टिकल 18। अगला क्वेश्चन देख लो तो फिर एक साथ बता देते हैं। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे आपके समता से समानता का अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से हम लोग आपका चालू करते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये हमारे आपके समता का अधिकार देते हैं, जिनमें से यहाँ पर आपका 18 दे दिया है। ये किसका अंत है, ये है आपका उपाधियों का अंत, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली उपाधियां जो होंगी, और इसके अलावा राज्य ना कोई उपाधि देगा और ना आप किसी उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं बिना राज्य की अनुमति के, ऐसे कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 17 किसके बारे में है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता माने क्या होता है, छुआछूत। तो आर्टिकल 17 किसके बारे में, अस्पृश्यता के अंत के बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 16 किसके बारे में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो पब्लिक ऑफर्स की जॉब्स होती हैं उनमें अवसर की समानता किसमें होती है, आर्टिकल 16 में, ठीक है। तो लोक नियोजन में किसकी समानता, अवसर की समानता। आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, मूल वंश के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर क्या है, भेदभाव से रोग, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इनसे भेदभाव से रोग। और आर्टिकल 14 किसके बारे में है, विधि के समक्ष समता और संरक्षण का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से हमारा आपका आर्टिकल 14 में। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 14 से 18 आपके किसके बारे में, समानता के अधिकार में है। तो विधि के समक्ष अगर समता की बात होती है तो विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से, और संरक्षण विधियों से संरक्षण कहाँ से है, ये आपका अमेरिका से है, ठीक है। याद देखिएगा समता कहाँ से है, ब्रिटेन से है, और आपका संरक्षण कहाँ से, ब्रिटेन। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत आपका एग्जाम का समय है, आप रिव्यू लो तो बहुत लंबा टाइम पढ़ाई पे वेस्ट करो, मतलब वीडियो पे देखो कितना टाइम, ठीक है। तो इस कारण से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका देखिएगा विधि की समक्ष समता किसमें है, हमारा आपका आर्टिकल 14 में, ठीक है।
अब आगे देखते हैं जल्दी से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया। कार्बन का अपर रूप है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है, एक ये ऑप्शन एक ही में है, ठीक है, ग्रेफाइट डायमंड। सेकंड आपका फुलरीन ग्रेफीन है। थर्ड कार्बन न्यूट्यूब है। देन आपका शुगर चारकोल है, चारवेट है, ठीक है। ये ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबको पता है कार्बन का जो अपर रूप होता है आपका वो कौन होता है, ग्रेफाइट और डायमंड होता है, ठीक है। ये आपके हार्डेस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, आपके सबसे कठोरतम तत्वों में से एक माने जाते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। किसके अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला वर्ष 2020-21 में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता। भैया इनको कोई नहीं ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं जानता होगा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा आपका पदक जीता। किसके लिए, आपका स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में आपका नीरज किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता। और इन्हीं के इस प्रयास के लिए ही आपका हर साल 7 अगस्त को तय कर दिया गया है, क्या मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को क्या होता है, भाला फेंक दिवस। और 7 अगस्त को यह भी घोषित हुआ था राष्ट्रीय। और 7 अगस्त को यहाँ देखिएगा, 7 अगस्त को ही आपका इसके पहले मनाया जाता है स्वदेशी दिवस, ठीक है। स्वदेशी तो बहुत पहले था, हम लोग इसको नाम देंगे हथकरघा दिवस, यानी नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन से रिलेट करते हुए आपका स्वदेशी, ठीक है, दिवस। तो दो आपके दिवस हो जाएंगे 7 अगस्त को, एक पहला भाला फेंक दिवस, दूसरा कौन सा, हथकरघा दिवस। अगर बात करें व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर आपकी कोई है तो कौन है, नीरज चोपड़ा है। और इसके पहले आपका 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, समझ लीजिएगा कहां पर, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने जीता था किसमें, इन्होंने निशानेबाजी में आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे आपके, इसके पहले आपके अभिनव बिंद्रा हैं 2008 के ओलंपिक में, ठीक है। और आपकी कौन है, नीरज चोपड़ा। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, अभी कुछ करंट के लोग चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, हमारे आपके कौन है, अजीत डोभाल है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गाबा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम के अभी आपके प्रमोद कुमार मिश्रा है, अजय कुमार भल्ला है। आई थिंक ये गलत है, ठीक है। मैं इसमें विजय मोहन पात्रा, लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार था, ठीक है। अब देख लीजिए सॉलिसिटर जनरल तुषार, कुछ चीज़ें दो चेंज हो गई हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आपके ये चेंज हो गए, प्रमोद कुमार मिश्रा आई थिंक नहीं है अभी, इस समय चेंज हो गए, ठीक है। तो ये स्लाइड हम लोग स्किप करेंगे, इसको हम लोग आपका तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं जल्दी से। चेहरा पनहारा एक परंपरा, जो पेपर के क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चेहरा पनहारा एक परंपरा है जो प्रसिद्ध अनुष्ठान है, जो किससे जुड़ा हुआ है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा नहीं, ये अगर आप करंट में पढ़ते हो डिटेल में तो आपको मिलेगा, और नहीं तो ये आपको किससे मिलेगा, स्टैटिक वाले सेक्शन में मिलेगा। तो स्टैटिक और करंट ये आपका मेजर सेक्शन बनना है एग्जाम का। तो जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम लगा हुआ है, करंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, स्टैटिक पढ़ के जाइएगा। करंट आपकी स्टैटिक को भी कवर कर देगा, और स्टैटिक जो आपको बेस्ट होगा तो बात ही अलग है। प्लासी के युद्ध, देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस कारण से हारा था। प्लासी के युद्ध में आप सभी को पता है सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था, कि उनके जो सेनापति थे कौन थे, मीर कासिम थे और मीर जाफर थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पे उनके जो देखो यहाँ दिया है, युद्ध से पूर्व नवाब के 3 सेना नायक, उसके दरबारी, राज्य के अमीर, इन सब ने क्या किया, षड्यंत्र किया, ऐसा ये ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा। तो सबको पता है कि उनके जो सेनापति थे उन्होंने क्या किया, गद्दारी कर दी, और उन्होंने जाकर क्या कर दिया, आपके मिल गए, जाकर किससे जाकर, आपका अंग्रेजों से, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। इस वजह से क्या हुआ, इनकी सेना को हारना पड़ा, ठीक। आगे देखते हैं जल्दी से। साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, देखो रचना पूछ ली गई है। अब रचना ये आपको कोई मेन स्ट्रीम की रचना नहीं है, तो आपका हिंदी साहित्य में हम लोग उसको पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है, पंडित विश्वनाथ हैं, ठीक है। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन, पंडित विश्वनाथ, ठीक। आगे देखिएगा, जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश भारत के किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर राज्यों की बात करते हैं, कौन है आपका, ऊपर असम पड़ता है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल। ये हमारे यहाँ के कितने राज्य हैं, 5 राज्य। देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ है, 5 राज्यों के साथ में करता है। अगर पूछे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, ठीक है, तो आपको क्या बताना है,
वो होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो होता है वो 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ है, और त्रिपुरा में ही आपका एक नदी बहती है, त्रिपुरा और सॉरी बांग्लादेश में नदी बहती है जिसका नाम है फेनी नदी, और फेनी नदी पर एक ब्रिज बना है जिसका नाम है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, अगला समशीतोष्ण जलवायु के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है? समशीतोष्ण मतलब आपका जो शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं उनके साथ के लगे हुए इलाके, वहां पर क्या होता है आपका चावल, गन्ना, तंबाकू, दूसरी फसलें। ठीक है, ये आपका कपास और गेहूं आदि भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य आपकी फसलों में चावल, गन्ना और तंबाकू आदि ये फसलें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु में क्वेश्चन देखो ज्योग्राफी से ऐसे भी आ रहे हैं। प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी क्या था? अब गांधार पड़ता भी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और गांधार की राजधानी क्या है आपका? तक्षशिला। अगर हम लोग आपका जब 16 महाजनपद पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो उन 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो उन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद, पहला गांधार, दूसरा कौन सा? कम्बोज। ये जो दो थे हमारे आपके, ये दोनों भारत से बाहर पड़ते थे। असमक सबसे दक्षिण में पड़ता था, मत्स्य राजस्थान में पड़ता था। मगध सबसे बड़ा और प्रमुख था जिसने सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया। ठीक है, तो ऐसे करते हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका गांधार से क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा किसकी राजधानी क्या थी? आपकी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। वर्तमान में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रावलपिंडी के इलाका कहलाता है। ठीक है, जो पाकिस्तान में तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी कहा गया है। अगला है उड़ीसा में हिंदू मंदिरों की संरचना को क्या कहा जाता था? देखो यहाँ पर जो उसमें से आपके हिंदू मंदिर संरचना ने, यहाँ पर क्वेश्चन था हिंदू मंदिर संरचना में क्या शामिल होता था। ठीक है, तो जो उसका शिखर होता था, ठीक है, जो मंदिर होता था उसका जो हमारा आपका शिखर होता था उसको हम लोग आपका विमान के रूप में जानते थे। तो वहाँ पर ऑप्शन में विमान था। ठीक है, तो ये आपका विमान होता था। और जो स्ट्रक्चर कहलाता था आर्किटेक्चर का, उसको क्या बोलते थे? कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये समझ लीजिएगा। तो आर्ट एंड कल्चर से भी एक क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। कलिंग स्टाइल मतलब आपका उड़ीसा को कलिंग बोलते थे ना पहले आपका। ठीक है, तो आपका कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया। अगला देखिएगा प्रतिवर्ष रायल खरीमा, ये आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आपका करंट और स्टैटिक दोनों को कवर करेगा। भगत सिंह मेमोरियल, सीधी सी बात है, कहाँ पर? पंजाब में। ये चर्चा में देखो, ये आपको ऐसे भगत सिंह मेमोरियल कैसे याद रहेगा? मेरी बात समझिएगा, ये कोई आपका मेन स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये करंट में था। और करंट में कैसे था? क्योंकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे भगवंत मान जी, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर जाकर शपथ ग्रहण किया था अपना। तो ये करंट का क्वेश्चन ये बना। तो आपसे एग्जामिनर ने सीधे ये नहीं पूछा कि उन्होंने शपथ ग्रहण कहाँ लिया, लेकिन ये पूछा कि कहाँ पर हुआ भगत सिंह मेमोरियल? पंजाब में। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जानता है आप क्या पढ़ोगे और क्या छोड़ोगे। ठीक है, तो म्यांमार से भारत किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्य हो जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, और फिर कौन है? मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य जो होंगे म्यांमार से सीमा साझा करेंगे। और भारत म्यांमार सीमा पर एक पर्वत भी पड़ता है, उसका नाम भी देख लीजिएगा। ये कौन सा होता है? अराकान यामा पर्वत। ठीक है, अराकान यामा पर्वत, ये भी देख लीजिएगा। और लास्ट हमारे आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं। गोरखपुर रेलवे के किस डिवीजन में है? ये आपका उत्तरी पूर्व रेलवे में पड़ जाता है आपका। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये देखो रेलवे के जो हमारे जोन होते हैं, 17 जोन होते हैं, उनमें से हमारा आपका एक 18वां जोन बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर गोरखपुर किस रेलवे डिवीजन में? उत्तर पूर्व रेलवे मंडल में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक, 2020 के ओलंपिक में क्या चीज आपका? जैवलिन थ्रो में। अभी देखो नीरज चोपड़ा पीछे पड़ कर रहा है। भाला फेंक मैंने बताया था, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। तो जैवलिन को ही इंग्लिश में, भाले को ही इंग्लिश में क्या बोला था? जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो में क्या मिला था? भारत को आपका स्वर्ण पदक मिला था 2020 के आपके टोक्यो ओलंपिक में। आगे देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह अभी रिसेंटली मैंने आज सुबह मॉर्निंग क्लास में पढ़ाया ऑफलाइन बैच में। यहाँ पर क्या होता है? इसको आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। कब बोला था? ये बोला था उन्होंने दामोदर नदी घाटी परियोजना के उद्घाटन के समय। ये परियोजना बनती है 1948 में। और ये जो परियोजना है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय क्या है? परियोजना है। ठीक है, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और ये इसी के समय उद्घाटन समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ये क्या है? आपकी भारत की आपकी मतलब नदी घाटी परियोजना भारत के क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर है। ये कथन इन्होंने बोला था। अगला है शेख सलीम चिश्ती के मकबरा। ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। याद कैसे रखेंगे? अकबर के बेटे का नाम क्या था? सलीम था। और इन्हीं सलीम की मतलब जो शेख सलीम चिश्ती थे, इन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है सलीम का जन्म हुआ, इसलिए अकबर ने उनका नाम क्या रख दिया था? सलीम रख दिया था। ठीक है, तो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। दस्तक शब्द का तात्पर्य किससे होता है? शुल्क मुक्त व्यापार। ये मिला था किसको? आपका ब्रिटिशर्स को मिला था। ठीक है, जो ब्रिटिश थे आपके, उनको बंगाल में व्यापार के समय एक प्रकार की
छूट मिलती थी, जिसको क्या बोला गया, दस्तक मिला गया है, तो ये शुल्क मुक्त व्यापार होता था। इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया, जिस वजह से क्या हुआ आपका, इसको बाद में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये हमारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो 11 जुलाई के एमटीएस के पेपर में आए हैं। अब जितने भी लोग हैं उनको अगर अगली जो क्लासेस हैं हमारे आपकी, ऐसे हम लोग डेली के डेली क्या करेंगे, जो भी आपके पेपर होते जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पा सको। और आपका अगर अपकमिंग एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे मेन होता है आपको पैटर्न समझ में आता है। हम लोग बहुत लंबे वीडियो भी नहीं रखेंगे, ये भी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।